राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे दो बहुओं की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मोहनलाल और निर्मला जी के दो बेटे थे, आकाश और विकास। आकाश बड़ा था, विकास छोटा था। आकाश पढ़ाई में होशियार था, जबकि विकास पढ़ाई में बहुत ही कमजोर था। उसका पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं था। वह तो हमेशा आवारागर्दी में घूमता फिरता, क्योंकि छोटा होने के कारण विकास माँ का लाडला जो था। इसका नतीजा यह हुआ कि विकास 10वीं में फेल हो गया। जब मोहनलाल जी को उनके रिजल्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने छोटे बेटे विकास को बहुत डांटा। लेकिन निर्मला जी बीच में ही पक्ष लेते हुए कहने लगी, जी क्या हो गया, फेल हो गया है तो बच्चा है, आगे थोड़ा ढंग से पढ़ेगा तो पास भी हो जाएगा। आप तो हाथ धोकर मेरे बच्चे के पीछे पड़ गए हो और उस बड़े वाले को तो कुछ नहीं कहते हो। उसने अपनी मनपसंद की शादी कर ली है, लेकिन फिर भी आपने उससे कुछ नहीं कहा। तो मोहनलाल जी बोले, निर्मला तू फालतू में बकवास कर रही है। वो पढ़ाई में हमेशा अपने स्कूल में टॉप करता था और मनपसंद की शादी करना कोई गलत काम नहीं है। और वैसे भी पहले तो उसने हमको बताया ही था, लेकिन जब आपने उसकी बात नहीं मानी तो उसने आपके बिना पूछे अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अगर तुम उसकी बात मान लेती तो वह क्यों कोर्ट मैरिज करता, इसलिए उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और मैं कह देता हूँ, अगर आप अपने इस लाडले बेटे की इसी तरह से हिमायत लेती रहीं तो आने वाले दिनों में यह हमें कुछ नहीं समझेगा। इतना कहकर मोहनलाल जी वहां से चले गए तो निर्मला जी का और किसी पर तो बस नहीं चला। वो अपनी बड़ी बहू नेहा पर ही चिल्लाते हुए बोली, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है, खाना कौन तेरा बाप बनाएगा। नेहा अपनी सास के व्यवहार को अच्छी तरह समझ गई थी, इसलिए वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप रसोई घर में चली गई। निर्मला जी नेहा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी, क्योंकि नेहा ने उनके बड़े बेटे आकाश के साथ कोर्ट मैरिज की थी। उसने अपने बेटे को तो माफ कर दिया था, लेकिन अभी तक बहू को दिल से कभी नहीं अपनाया था। नेहा अपनी सास का दिल जीतने की बहुत कोशिश करती रहती थी, पर बहू की हर कोशिश बेकार जाती। समय धीरे धीरे अपनी रफ्तार से चल रहा था। कुछ समय के बाद एक दिन अचानक मोहनलाल जी को हार्ट अटैक आ गया और वो इस दुनिया से चल बसे। इसका कारण भी निर्मला जी ने नेहा को ही ठहराया कि इसके कदम ही घर में जो अशुभ पड़े हैं। इसके आते ही जो इसके ससुर की मौत हो गई, यह अपशगुनी है और आते ही ससुर को खा गई। अब तो नेहा से और ज्यादा उसकी सास निर्मला जी नफरत करने लगी। मोहनलाल जी की शासकीय सेवा में थे, जिसका कुछ कार्यकाल शेष था, इसलिए उनकी जगह अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो निर्मला जी ने अपने छोटे बेटे को चुना, जिसकी पढ़ाई में तो बिल्कुल रुचि नहीं थी। किसी तरह उसने 12वीं की परीक्षा पास की थी और इस तरह दोनों भाई अपने काम में व्यस्त हो गए थे। छोटा बेटा अपने पिता की जगह नौकरी करने लगा, वहीं बड़े बेटे ने अपना व्यवसाय शुरू कर लिया था। इधर निर्मला जी और नेहा के बीच की दूरियां बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि अब तो निर्मला जी को कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं था। पहले तो मोहनलाल जी जो निर्मला जी को डांट दिया करते थे, लेकिन अब तो निर्मला जी नेहा को सामने से उल्टा सीधा बोलने लगी थी। तो नेहा भी तंग आकर कभी कभी उनकी गलत बात का विरोध करने लगी थी, जिससे उनके बीच की दूरियां और बढ़ती गईं। धीरे धीरे समय बीता तो नेहा ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। उनके आने से घर में रौनक हो गई थी। नेहा को भी लगा कि अब उनकी सास निर्मला देवी उन्हें माफ कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निर्मला जी चाहती थी कि नेहा घर का सारा काम संभाले और उनके इशारे पर नाचे। वो उसे किसी तरह का हक नहीं देना चाहती थी। उन्होंने अपनी संपत्ति का भी आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम कर रखा था और आधा अपने नाम कर रखा था,
लेकिन फिर भी उनके बड़े बेटे आकाश को कभी भी कोई परेशानी नहीं थी। कभी भी उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। वो तो बस घर में सुख शांति चाहता था। शुरू शुरू में तो नेहा ने अपने पति से शिकायत भी की, पर घर की कलह के कारण जो आकाश उदास रहने लगा और अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता था, तो नेहा ने सारी बातें अपने तक ही सीमित रखने का फैसला किया। आकाश सब समझता था, पर यह सोचकर घर छोड़कर नहीं जाता था जब तक उसके छोटे भाई विकास की शादी ना हो जाए, तब तक वो अपने परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। उनका मानना था कि उनके पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ और भाई का ध्यान रखना उसका फर्ज है। अब आकाश कभी भी किसी के दुख का कारण नहीं बनना चाहता था। वो परिवार में सभी को खुश रखने की कोशिश करता, पर इस दुनिया में सबको एक साथ खुश रखना संभव नहीं है। धीरे धीरे समय निकलता गया। नेहा के देवर की शादी की बात शुरू हुई, रिश्तों की लाइन लग गई, लेकिन निर्मला जी हर रिश्ते को मना कर देती। उनको अपनी सरकारी नौकरी वाले बेटे पर बहुत घमंड था। उन्हें लगा जब वो चाहेंगी उन्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी, चाहे उनका बेटा तो सरकारी नौकरी पर है। लेकिन एक दिन उनके बेटे ने खुद ही एक लड़की पसंद कर ली और निर्मला जी को कह दिया कि वह उसी से शादी करेगा। अब लव मैरिज के हमेशा खिलाफ रहने वाली निर्मला जी उसकी बात नहीं मानी। उन्हें लग रहा था अगर लड़का अपनी पसंद से शादी करेगा तो बहू के पल्लू से बंध जाएगा और उनके हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी वो अपने बड़े बेटे की लव मैरिज करने से चिढ़ी हुई थी और अक्सर उससे नाराज ही रहती थी। इसलिए उन्होंने लड़ झगड़ कर उसकी पसंद से शादी करने को मना कर दिया और जल्दी जल्दी में खुद ही एक गांव की गरीब परिवार की लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दी। उन्हें लगा गरीब घर की लड़की को वो चाहे जैसे रखेंगी और उनसे वह डर कर रहेगी, पर इंसान जैसा सोचता है हमेशा वैसा होता कहाँ है। कुछ दिन तो उनकी छोटी बहू रीतू अच्छे से रही और निर्मला जी भी शुरू शुरू में उसे बहुत प्यार जताती थी। नेहा को सुनाने के लिए सभी के सामने रीतू की बहुत तारीफ करती, उसे संस्कारी और हर काम में होशियार बताती, उसके लिए नई नई चीजें लाती। उन्हें लगता कि इन सब से उनकी बड़ी बहू नेहा को बहुत ही बुरा लगेगा, पर उनकी आशा के विपरीत नेहा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस पर इन बातों का फर्क पड़ना बंद हो गया था। उसकी सोच अब अपने बच्चों और अपने पति तक सीमित थी। धीरे धीरे निर्मला जी के व्यवहार से रीतू उन पर हावी होने लगी। भले निर्मला जी ने यह सब अपनी बड़ी बहू नेहा को नीचा दिखाने के लिए किया था, पर रीतू को तो अब लगने लगा था कि वह जो चाहेंगी उसकी सास वैसा ही करेंगी। अब रीतू को लगता कि उनका बेटा उनकी सास की कमजोरी है। वैसे भी वह अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा अपने छोटे बेटे के नाम कर चुकी थी और इसी बात का रीतू फुल फायदा उठाती थी। अगर निर्मला जी कभी उसे थोड़ा बहुत कुछ कहती तो वह तुरंत उन्हें पलटकर जवाब दे देती थी, कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी जी। और छोटा बेटा भी उसे कुछ नहीं बोलता था। धीरे धीरे निर्मला जी और रीतू दोनों सास बहू मिलकर बड़ी बहू नेहा को परेशान करने लगी। निर्मला जी और उनकी छोटी बहू भले ही आपस में कितना भी लड़े झगड़े, लेकिन नेहा के खिलाफ दोनों एक साथ हो जाया करती थी। नेहा भी आखिर इंसान थी, हर बात की एक सीमा होती है। नेहा की सहन शक्ति की सीमा अब खत्म हो रही थी। अपनी सास की बातें तो नेहा फिर भी सहन कर लेती थी, क्योंकि उसे लगता था कि निर्मला जी अपने बेटे की शादी को लेकर उनके कुछ अरमान रहे होंगे और उसकी लव मैरिज की वजह से उनके अरमान टूट गए होंगे। अब जो आकाश के पिताजी की असमय मृत्यु से वो अकेली पड़ गई हैं, इसलिए वो अपना गुस्सा उस पर निकालती हैं। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा, वो निर्मला जी का दिल जीत लेंगी। लेकिन जब उसकी देवरानी रीतू भी नेहा से उल्टा सीधा बोलती और निर्मला जी भी उसे समझाने की बजाय उसका साथ देती, तो नेहा ने फैसला किया
कि अब वो अपने बच्चों और पति के साथ अलग रहेगी। फिर भी आकाश का कहना था कि जब उसके भाई की शादी हो जाएगी तभी वो परिवार से अलग होने के बारे में सोचेंगे। इस बार आकाश ने भी कोई विरोध नहीं किया था, क्योंकि अब उसके छोटे भाई का भी घर बस चुका था और आकाश अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर वहां से थोड़ी दूरी पर दूसरे फ्लैट में रहने लगा। निर्मला जी ने नाटक तो बहुत किया उन्हें रोकने का और बहुत कोशिश की, लेकिन आकाश ने कहा, माँ, साथ रहकर रोज रोज की लड़ाई से अलग अलग प्यार से रहना ज्यादा अच्छा है। इतना कहकर वो वहां से निकल गए। अब नेहा को शगुन के कुछ पल नसीब थे, वरना 5 साल से वो सिर्फ और सिर्फ ताने सुनने में और नीचा देखने में ही उसके गुजर गए। उसने बहुत कोशिश की थी सबका दिल जीतने की, सबको अपना बनाने की, लेकिन निर्मला जी ने उसकी बुराई कर करके सबकी नजरों में बड़ी बहू को बुरी साबित कर दिया। झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। सभी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी नेहा को घमंडी समझने लगे थे। इसलिए अब नेहा अपनी नई गृहस्थी और नई जगह आकर सुकून महसूस कर रही थी, क्योंकि यहाँ उसको कोई नीचा दिखाने वाला नहीं था। वो जल्दी ही यहाँ सभी से घुल मिल गई थी। उसकी एक बहुत बड़ी मित्र मंडली बन गई थी, जहाँ उसे अपने ससुराल और मायके दोनों की ही कमी महसूस नहीं होती थी। धीरे धीरे आकाश का व्यवसाय भी अच्छा चलने लगा, तो उन्होंने एक बड़े शहर में अपना बंगला बना लिया था। इधर निर्मला जी को भी लोग आकाश की तरक्की के बारे में बताते तो निर्मला जी बहुत जलती कि उन्होंने अपने पास से तो आकाश को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी थी, फिर भी उसने इतनी तरक्की कैसे कर ली। लेकिन निर्मला जी को यह नहीं पता था, इंसान की नीयत अच्छी हो तो उसका नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। इसी बीच एक दिन आकाश अपनी माँ से मिलने गांव आया, तो निर्मला जी ने उसे पैसों का लालच देते हुए कहा, बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, मेरे बाद मेरे नाम जो भी है वह सब कुछ तुम्हारा ही है। अगर तुम यहाँ नहीं रह सकते हो तो हम सभी तुम्हारे साथ वहीं चलते हैं, सब एक साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन आकाश को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह अपनी माँ का व्यवहार बहुत अच्छे से जानता था। सबकी आंखों के सामने अपनी पत्नी नेहा का वो चेहरा घूमने लगा। उसके सामने की हालात चाहे जो भी हों, उसके चेहरे की मुस्कान कभी कम नहीं होती थी। लेकिन निर्मला जी की नफरत ने उसे अंदर ही अंदर तोड़कर रख दिया था। निर्मला जी जब बार बार साथ रहने की जिद अपने बेटे आकाश से करने लगी, तो आकाश ने उनसे मिलने जाना कम कर दिया था। आकाश और नेहा तो अपनी नई दुनिया में बहुत खुश थे, पर यहाँ निर्मला जी के कर्मों का हिसाब अभी होना बाकी था। इन सब बातों का असर सबसे ज्यादा उनकी छोटी बहू रीतू जो थी उस पर पड़ा। अब रीतू को लगने लगा कि नेहा और आकाश तो अपने परिवार के साथ जो निर्मला जी की चिक चिक से दूर अलग मजे से रह रहे हैं, और उसे अपनी सास को जिंदगी भर झेलना पड़ेगा। रीतू भी अब घर के कामों से अपना जी चुराने लगी थी। कभी तबीयत खराब होने का बहाना करके सारा दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती और खुद निर्मला जी से छुपकर अपने पति से बाहर से दोनों के लिए खाना मंगवा लेती थी, या चिप्स बिस्किट खाकर कमरे से बाहर नहीं आती थी, जिसकी वजह से निर्मला जी पूरे दिन भूखी रहती। निर्मला जी ने 1-2 दिन तो उसे टोका, लेकिन जब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो खुद ही उठकर खाना बनाने लगी, और साथ ही उन्हें रीतू और छोटे बेटे विकास के लिए भी खाना बनाना पड़ता। जैसे ही खाना बनता तो रीतू उसे दवाई लेनी है बोलकर अपना और अपने पति का खाना अपने कमरे में ले जाती। धीरे धीरे निर्मला जी पर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी आ गई। रीतू अब घर का कोई काम नहीं करती, उन्हें अब किसी का डर नहीं था। अगर निर्मला जी कुछ भी बोलती तो उनका बेटा और बहू दोनों मिलकर बहुत तमाशा करते। आसपास के लोग रोज उनके घर का तमाशा देखते। निर्मला जी ने अब उन दोनों को कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अब उन्हें अपने बड़े बेटे आकाश की कमी बहुत ज्यादा खलती थी।
वो अपने बड़े बेटे जिसने निर्मला जी को इतना कुछ गलत करने के बाद भी कभी उनका अपमान नहीं किया था, वो बेटा जिसको निर्मला जी ने अपनी संपत्ति में से कुछ नहीं दिया था, फिर भी उस बेटे ने कुछ नहीं मांगा। जिस बेटे बहू के घमंड में उन्होंने अपने बड़े बेटे बहू की जिंदगी में इतना जहर घोला, आज उसी बेटे बहू ने निर्मला जी को नौकरानी बनाकर रख दिया था। रीतू अब घर की मालकिन बनके रहती थी और निर्मला जी की हैसियत अपने घर में एक नौकरानी जैसी बनकर रह गई थी। सारे दिन निर्मला जी घर के काम करती। उनका छोटा बेटा विकास कभी ड्यूटी पर तो कभी दोस्तों के साथ जुआ खेलने और शराब पीने में व्यस्त रहता। रीतू दिन भर आराम से टीवी देखने में या घूमने फिरने में अपना समय बिताती। एक दिन निर्मला जी बाजार से कुछ सामान लेकर आ रही थी तो तेज धूप के कारण जो उनको चक्कर आने लगा, क्योंकि धूप तेज थी और वह गिरते गिरते बची। उनका सारा सामान बिखर गया और फोन भी हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और अपना सारा सामान और टूटा फोन जो अभी किसी काम का नहीं था वह लेकर घर आ गईं। जब रीतू को निर्मला जी ने बताया कि आज रास्ते में क्या हुआ, तो रीतू बुरा सा मुंह बनाकर बोली कि आपके यह सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेंगे मम्मी जी, जाकर खाना बनाइए, मुझे भूख लगी है। आप अपनी बहू की यह बात सुनकर निर्मला जी की आंखें भर आईं। वह चुपचाप उठकर रसोई में खाना बनाने चली गई। अगले दिन रीतू अपने भाई की शादी का नाम लेकर अपने मायके चली गई और जो विकास को भी अपने साथ ले गई। उनके जाने के बाद निर्मला जी जब घर का सारा काम निपटाकर जैसे ही अपने कमरे में आराम करने आई तो उनकी आंखों से आंसुओं का सैलाब निकल पड़ा। अब उनका स्वास्थ्य देखने वाला कोई नहीं था। रिश्तेदारों ने भी उनके अकड़ और घमंडीपन स्वभाव की वजह से उनसे मतलब रखना बंद कर दिया था। कहाँ सबको अपनी एक आवाज से डरा देने वाली निर्मला जी की दशा आज ऐसी हो गई थी कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली और लाचार रह गई थी। जहाँ नेहा और आकाश उनसे पूछे बिना एक कदम बाहर नहीं निकालते थे, आज वहीं छोटे बेटे बहू उनकी आंखों के सामने उन्हें बिना बताए ही रोज घूमने फिरने निकल जाते थे। धीरे धीरे समय बीता। रीतू और विकास को गए हुए 1 महीना हो गया था और उसके भाई की शादी भी हो गई थी, लेकिन अभी तक वो लोग वापस नहीं आए थे। निर्मला जी को कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आने लगे थे। तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती थी। एक दिन उन्हें सीने में दर्द उठा और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने अपने पड़ोस के बच्चे से कहकर दवाई मंगवाई, लेकिन जैसे ही वापस घर आई तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। जब बच्चा दवाई लेकर उनके घर आया तो सामने निर्मला जी को बेहोश देखकर वो जल्दी से अपने माता पिता को बुलाकर लाया। उसके पिताजी के पास उनके छोटे बेटे विकास का नंबर था। उसने उन्हें फोन किया तो फोन रीतू ने उठाया। उन्होंने जैसे ही निर्मला जी की तबीयत के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है। यह कहकर रीतू ने फोन रख दिया तो वो लोग खुद ही निर्मला जी को जल्दी से अस्पताल लेकर गए और किसी दूसरे पड़ोसी से लेकर उनके बड़े बेटे जो आकाश के पास फोन किया और उसे निर्मला जी की हालत के बारे में बताया। तो आकाश उस समय अपने बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। उन्होंने अपने पड़ोसी अंकल से ठीक है बोलकर फोन काट दिया और तुरंत अपनी पत्नी नेहा को फोन करके माँ की तबीयत के बारे में बताया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचने के लिए कहा। तो नेहा ने जो आकाश से उनके पड़ोसी अंकल का नंबर लिया और बच्चों को रानी दीदी जो उनके घर के कामों में उनकी हेल्प किया करती थी उसके पास छोड़कर तुरंत अस्पताल के लिए निकल गई। जब वो अस्पताल पहुंची तो पड़ोसी अंकल वहीं गेट के पास मिल गए। नेहा ने उन्हें नमस्ते किया और उनके साथ मिलकर अस्पताल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके निर्मला जी को वहां भर्ती करवाया और पड़ोसी अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद किया और उन्हें वापस घर भेज दिया।
अब अस्पताल में सिर्फ नेहा और निर्मला जी ही थी। डॉक्टर ने उनके बहुत सारे टेस्ट किए और बताया कि निर्मला जी की दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। अगर तुरंत उनका ऑपरेशन करके किडनी नहीं बदली गई तो उनका बचा पाना मुश्किल है, उनका बचना नामुमकिन है। इतना सुनकर नेहा बहुत घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने तुरंत अपने पति को फोन करके जल्दी आने को कहा, लेकिन अपनी सास निर्मला जी की किडनी वाली बात उसने अपने पति आकाश को नहीं बताई, यह सोचकर कि कहीं आकाश घबरा ना जाए। नेहा ने अपने देवर और देवरानी को भी फोन किया और उन दोनों में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया। तभी नर्स ने आकर जो नेहा को बताया कि निर्मला जी की हालत बहुत गंभीर है, उन्हें 1-2 दिन में जल्दी से जल्दी किडनी डोनर की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नेहा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। उसने एक बार फिर अपनी देवरानी रीतू को फोन किया। इस बार रीतू ने उसका फोन उठा लिया तो नेहा ने निर्मला जी की हालत के बारे में बताया। तो पहले तो रीतू घबरा गई कि कहीं उनकी बीमारी की वजह लोग उसे ना समझें कि उसने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा, ना ही इतने दिनों में एक बार भी उनसे बात करने की कोशिश की। हम जल्दी ही आते हैं, यह कहकर रीतू ने फोन काट दिया। इधर फोन काटकर नेहा पीछे मुड़ी ही थी कि उसे सामने से आकाश आता हुआ दिखाई दिया। उन्हें देखकर जो नेहा फूट फूट कर रोने लगी और निर्मला जी की किडनी के बारे में बताया तो आकाश की आंखों से भी आंसू बह निकले। इधर रीतू का मायका पास में ही था तो रीतू और विकास भी अस्पताल पहुंच गए। रीतू को डर था कहीं निर्मला जी ने आकाश का हक छीनकर जो कुछ भी उसके पति के लिए किया है उसके बदले में कहीं वो उससे या उसके पति से किडनी ना मांग ले। उसने निर्मला जी को दूर से देखा और मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं घर जाकर दवाई खाकर थोड़ा आराम करके आती हूँ, यह कहकर रीतू जो वहाँ से चली गई और उसका पति भी रीतू को छोड़कर आता हूँ, यह बोलकर रीतू के साथ चला गया। तभी आकाश ने नेहा से कहा कि तुम माँ का ध्यान रखो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर आकाश सीधा डॉक्टर के केबिन में पहुंचा और बोला कि डॉक्टर साहब, इंसान एक किडनी के साथ भी जीवित रह सकता है। अगर डोनर नहीं मिल रहा है तो वो अपनी किडनी अपनी माँ को देने के लिए तैयार है। आप जल्दी से सारे टेस्ट कर लीजिए। अब आकाश को तेजी से निकलता देखकर नेहा घबरा गई। वो भी उनके पीछे पीछे आ गई। उसने आकाश को डॉक्टर की सारी बातें सुन ली। वो अंदर आकर आकाश से कहने लगी कि देखिए आप क्या करने जा रहे हैं। तब आकाश कहने लगा कि कुछ नहीं डॉक्टर साहब, मेरे जो टेस्ट कर रहे हैं। तो आकाश और डॉक्टर की बात उसने सुन ली थी, इसलिए वह आकाश के सामने खड़ी हो गई और पूरी दृढ़ता से बोली कि आप माँ को किडनी नहीं देंगे। तो आकाश यह सुनकर घबरा गया। उसे लगा कि नेहा के साथ उसकी माँ ने जो व्यवहार किया था, इस कारण शायद नेहा उसे किडनी देने से मना कर रही है। लेकिन तभी नेहा आगे बोली, अगर किडनी ही देनी है तो वो अपनी किडनी देगी, क्योंकि आकाश को अपने व्यवसाय के कारण हमेशा भागदौड़ करनी पड़ती है। कई दिनों तक घर से बाहर रहना पड़ता है, इसलिए वो नहीं चाहती कि आकाश के स्वास्थ्य पर जरा भी फर्क पड़े। भले ही इंसान एक किडनी के सहारे जीवित रह ले, लेकिन भगवान के बनाए शरीर में छेड़छाड़ करने के दुष्परिणाम भी होते ही हैं। आकाश ने पहले तो साफ मना कर दिया, पर नेहा के बहुत समझाने पर आकाश भारी मन से मान गया। आकाश और नेहा ने जल्दी जल्दी हॉस्पिटल की सभी औपचारिकताएं पूरी की और इत्तेफाक से नेहा की किडनी निर्मला जी से मैच हो गई। दोनों को ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। शाम को डॉक्टर ने बाहर आकर बताया कि ऑपरेशन सफल हुआ। निर्मला जी और नेहा दोनों ठीक हैं। कुछ ही देर में उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, फिर आप उनसे मिल सकते हैं। और आकाश ने डॉक्टर को धन्यवाद किया और भगवान का भी शुक्रिया अदा किया। थोड़ी देर बाद निर्मला जी और नेहा को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। इधर
जो निर्मला जी के लाडले बेटे बहू अपना मुंह छुपाकर बैठे हुए थे। रीतू अपनी बीमारी का बहाना करके दोबारा अपनी सास निर्मला जी से मिलने नहीं गई और उसका पति भी जरूरी काम का बहाना बनाकर शहर से बाहर चला गया। ऑपरेशन हुए 4-5 दिन गुजर गए, पर वो दोनों पति पत्नी अपनी माँ से मिलने नहीं पहुँचे। अब तो रीतू तो यही चाहती थी कि आकाश और नेहा निर्मला जी को अपने साथ ही ले जाएं और उसे निर्मला जी से छुटकारा मिल जाएगा। कुछ लोग निर्मला जी से मिलने आए थे। उनके जाने के बाद निर्मला जी ने नेहा की ओर देखा और उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने नेहा के सामने अपने हाथ जोड़ लिए और इतना ही कह पाई, हो सके तो बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें अपने जीवन को दांव पर नहीं लगाना चाहिए था। मर जाने देती मुझे, मेरे कर्मों की सजा मिल जाती। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी नेहा। और नेहा उनके गले लग गई और इतना ही बोल पाई, ऐसा मत कहिए, आप मेरी माँ हैं और बच्चे माँ पर एहसान नहीं करते। मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अब आप जल्दी से बिल्कुल ठीक हो जाइए और घर चलिए, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। आकाश भी वहीं खड़ा अपनी पत्नी और माँ को देख रहा था। आज उसे अपनी पसंद पर गर्व हो रहा था। निर्मला जी ने उसे भी पास बुलाया और उससे भी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, तो आकाश भी अपनी माँ के गले लग गया। आज निर्मला जी ने उसकी शादी के बाद पहली बार उसके सिर पर प्यार भरा हाथ रखा था। 1-2 दिन में उनकी हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई तो निर्मला जी ने आकाश से कहा कि घर का आधा हिस्सा अभी उसके नाम पर है और उन्हें वहां से कोई नहीं निकाल सकता, इसलिए वो उन्हें वहीं छोड़ दे। लेकिन आकाश और नेहा नहीं माने। उनकी हालत अभी नाजुक थी और वो उन्हें ऐसी हालत में बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। आकाश और नेहा के बहुत जिद करने पर निर्मला जी भारी मन से उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वैसे भी उनकी हालत अब ऐसी नहीं थी कि वो अपना खुद ध्यान रख सकें। उन्हें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उन्हीं की हरकतों ने जो नेहा और आकाश को अपना घर छोड़कर किराए के घर पर रहने के लिए मजबूर किया था। निर्मला जी अब अपने बड़े बेटे बहू के पास आ गई थी, लेकिन कभी कभी अपने व्यवहार को याद करके वो आत्मग्लानि से भर जाती। नेहा के निश्चल प्रेम को देखकर उनका दिल भर आता। सब नजरिए का खेल होता है। नेहा को जब वो प्यार भरी नजरों से देखती तो उन्हें वो भोली भाली बच्ची नजर आती। उन्हें हमेशा दुख होता कि उन्होंने आकाश और नेहा के साथ बहुत नाइंसाफी की है। फिर भी वो उन्हें इतना प्यार और सम्मान देते हैं और जिस बेटे के लिए इतना कुछ किया, जो अपने घर का हिस्सा भी उसको दे दिया, उसने उससे मुंह फेर लिया और पलटकर भी नहीं देखा। अब नेहा की सास पश्चाताप की आग में झुलस रही थी। अब आकाश और नेहा उनके दिल का हाल समझते थे, पर वो उन्हें हमेशा एहसास दिलाते कि यह घर उन्हीं का है। वो पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ चुके हैं। अब उनके मन में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं है। धीरे धीरे समय गुजरता गया। जिस बहू को निर्मला जी बहू मानने से इनकार करती थी, वही आज उनकी लव मैरिज वाली बहू उनकी बेटी बन चुकी थी। उन दोनों के बीच प्यार और नोकझोंक भरे रिश्ते को देखकर कोई अनजान व्यक्ति तो उन्हें माँ बेटी ही समझता था। अब निर्मला जी सब कुछ भुलाकर खुशी खुशी अपने बड़े बेटे बहू के पास रहने लगी। दोस्तों, इस तरह से निर्मला जी को अपने किए पर पश्चाताप था, लेकिन बड़े बहू बेटों ने अपनी माँ के प्रति अपने फर्ज को निभाया। इस तरह से अब वो अपने पोते पोती और बहू बेटों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही थी। और छोटे बेटे बहू ना तो कभी निर्मला जी का हालचाल जानने आए और उनसे छुटकारा उन्हें मिल चुका था। वे तो यही चाहते थे, लेकिन आज निर्मला जी को बड़ा अफसोस था कि जिस बेटे के लिए उन्होंने बड़े बेटे का हक मारा, आज उसी बेटे ने उन्हें आंखें दिखा दी और
पराया कर दिया। इस चीज़ का अफसोस उन्हें जिंदगी भर रहा, लेकिन बड़े बेटे और बहू के प्यार ने उनका दिल जीत लिया था। अब वह सुबह शाम उठते बैठते हमेशा अपने बेटे बहू को आशीर्वाद दिया करती। उन्हें हमेशा खुश रहने का दिल ही दिल भगवान से प्रार्थना करती कि ऐसे बेटा बहू भगवान सबको दें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कमेंट्स करके हमें बताएं आपको यह कहानी कैसी लगी। राधे राधे।